बच्चों कल हम पढ़े थे कारक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कारक। तो पहले आप लोग कारक से कुछ फीडबैक देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कारक के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से भेद हैं? कर्ता कारक है और बोलिए कर्म कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, प्रदान कारक, संबोधन कारक है। ठीक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, इसका संप्रदान है, अपादान है, संबंध है और संबोधन है। यानी कि ये सब आपको कारक के प्रकार हैं। और परीक्षा में जो पूछता है इसमें दो बातें पूछता है। पहला कि कारक के कितने भेद होते हैं और दूसरा ये पूछता है कि कारक का चिन्ह कौन कौन सा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है क्रिया। और क्रिया को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया होता है। तो क्रिया को अगर हम साधारण अर्थ में समझे तो ऐसे समझते हैं, देखिए मेरी तरफ। क्रिया मतलब काम होता है। क्रिया मतलब क्या होता है? काम। तो काम का मतलब क्या होता है? हंसना, बोलना, खाना, पीना, सोना, पीटना, पिटाना, उठना, उठाना। बात समझ में आ रहा है? पढ़ना, लिखना, चलना, फिरना। ये सब जितना वर्ड ऐसा आ जाए आपको नाउन को छोड़ करके, जिस वर्ड के अंत में ना लगा हो, जैसे कि ना तो चना भी लगा हुआ है, लेकिन चना क्या क्रिया है? नहीं है। तो चना एक वस्तु है। वस्तु है तो मतलब संज्ञा है। तो इसलिए आपको जो है ये ना जिसमें लगा हो वो सब क्या होता है? वर्ब होता है, यानी कि क्रिया होता है। लेकिन किसको छोड़कर? नाउन को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो हमने क्या बताया आपको कि नाउन को छोड़ करके जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वो सब वर्ब होगा। जैसे कि खाना, जैसे कि पीना, चलना, ये सब समझ में आ गया। वहीं पर अगर कहीं पर आ जाए नाना तो क्या नाना वर्ब होगा? नाना तो संज्ञा हुआ। वो तो रिलेशन का नाम है, संबंधी का नाम है। थाना, स्थान का नाम है। ये तो आपको संज्ञा हो गया, नाउन हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो संज्ञा को छोड़ करके जितना शब्द में ना लगा होगा वो सब क्या होगा? वर्ब होगा, यानी कि क्रिया होगा। यानी कि क्रिया मतलब काम होगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि देखिए परीक्षा में पूछता क्या है? राम आम खाता है। तो यहाँ पर बताइए कि क्रिया कौन सा है? खाता है, क्योंकि खाता में खाना लगा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सब काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग काम में तो नहीं फंसेगा ना आगे। चलिए तो देखिए लिखा है कि जिस शब्द से या जिस शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। इसको साधारण अर्थ में ये समझिए, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे दिया है खेलना, हंसना, रोना, कूदना, है ना। बात समझ में आ रहा है? और एक आपको एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल है नीरू खेलती है। तो इसमें बताइए कि कौन सा है क्रिया? खेलती है। समझ रहे हैं ना दीदी? चलिए नीरू खेलती है। अब आगे है आपको क्रियाओं के भेद, मतलब क्रिया के कौन कौन से भेद हैं, किस आधार पर, अब हम लोग उसको जानते हैं। तो उससे पहले आप लोग ये बताइए कि क्रिया का परिभाषा हम क्या बताएं आपको। तो बोलिए जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से, फिर से बोलिए, जिस शब्द से बात समझ रहे हैं ना? अब चलिए उदाहरण में बताइए आप लोग। उदाहरण पढ़ना, मरना, हंसना, यानी कि ये सब जितना भी है ये सब क्रिया है, ये सब काम है। बात समझ में आ रहा है? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो क्रिया के जो भेद हैं किस आधार पर, कितने भेद हैं वो समझ लीजिए। जैसे कि देख लीजिए लिखा है काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। बताइए काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। देखिए वैसे क्यों नहीं होगा काल के आधार पर 3 भेद? काल भी तो 3 प्रकार के होते हैं। एक है भूतकाल, वर्तमान एक बार फिर से बताइएंगे। हम शुरू कहाँ से किए थे? भूतकाल से ना। अब यदि इतना याद है तो उसमें आपको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो जरा उसको जोड़िए। भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमानकालिक क्रियाएं, भविष्यकालिक क्रियाएं। याद हुआ? तो बताइए क्रिया के भेद किस आधार पर पढ़े हैं अभी? कितने भेद पढ़े हैं? 3।
अब आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? किसके आधार पर? लोग कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर, कर्म मतलब काम। यदि कोई काम होगा तो सकर्मक, और जब कोई काम नहीं होगा तो अकर्मक। बात समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया है। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कर्म के आधार के लिख दिया है, इसको पर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के हैं? देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के हैं? पहला बताइए, संयुक्त क्रिया। दूसरा पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा क्या है? नाम धातु क्रिया। बताइए, एक बार फिर से बताइए क्या क्या क्रिया है। चलिए, आप लोग फटाफट से रटिए और रट के बताइए। तो बताइए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होंगी? कौन कौन से होंगे? संयुक्त क्रिया, बोलिए। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया को कितने आधार पर बांटा गया है, कौन कौन आधार पर? काल के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। एक बार फिर से बताइए। अब आपसे पूछते हैं कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? बताइए कौन कौन से हैं? भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमानकालिक क्रियाएं और भविष्यकालिक क्रियाएं। ठीक है ना, ये बताते हैं भूतकाल भविष्यकाल। क्रिया ना है, काल थोड़ी ना पूछ रहे हैं। अब बताइए कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने? सकर्मक क्रिया। चलिए, आगे है प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने? इसको जरा फिर से रटिए आप लोग, तब याद रहेगा। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, एक बार फिर से बताइए। इसलिए कहते हैं देख करके ध्यान दो। फिर से बताइए। संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया। अब बिना देखे सभी लोग बताइए। संयुक्त चलिए आप बताइए, आप बताइए। चलिए आप बताइए। संयुक्त क्रिया है। हाँ, पूर्वकालिक चलिए आप बताइए। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। बहुत अच्छा। तो ये जो है आपको प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कौन कौन से हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग ये तीनों आधार पर आप लोग को याद हो गया है। अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। चलिए, तो लिखा है काल के आधार पर जो क्रियाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक मतलब, भूतकालिक से बोलने से कुछ स्पष्ट हो रहा है? बीता हुआ काम। यानी कि देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, बीते हुए समय में कोई कार्य पूरे होने का बोध हो। देखिए, भूतकालिक क्रिया का मतलब, देखिए भूतकालिक क्रिया मतलब जो काम बीते हुए समय में खत्म हो गया हो। जरा ध्यान दीजिए, जो काम बीते हुए समय में खत्म हो गया हो उसे हम लोग भूतकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे कि देखिए, गौतम कल आया, तो गौतम कल ही आ गया था ना, बीत गया ना, बीत गया ना, ये काम कल ही संपन्न हो गया। रेलगाड़ी चली गई, चला गया ना, बीत गया ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप लोग पकड़ लीजिएगा ना भूतकालिक क्रिया। आगे है वर्तमान कालिक क्रियाएं, यानी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का बोध हो, उसे ही हम लोग वर्तमान कालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे देखिए, गीता मधुर गीत गाती है, तो अभी गा ही रही है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ रहे हैं ना। अखिल तेज दौड़ता है, अभी दौड़ ही रहा है। हम पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी काम काम अभी चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान कालिक क्रिया होगा। ठीक है, मैं कल अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, तो भविष्यकालिक क्रिया है, समझ में आ गया। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा तो उसे हम लोग भविष्यकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि ममता कल अलवर जाएगी। बताइए कि अलवर कहाँ है? अलवर एक जगह है जो कि है आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ममता कल अलवर जाएगी, तो अलवर जाएगी तो भविष्य में न जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग।
ममता कल अलवर जाएगी, तो ये भविष्य की बात हो रही है, इसलिए भविष्यकालिक क्रियाएं। निखिल फूल लाएगा, निखिल फूल लाएगा, तो ये आपको भविष्यकाल की बात हो रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहे उसे हम लोग अकर्मक कहते हैं। अगर ये बात नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जहाँ कर्म की जरूरत नहीं, जहाँ कर्म की जरूरत ही नहीं उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे दीपक हंसता है, ठीक है, दीपक हंसता है। कमल सोता है, सीता खेलती है। इसमें हंसना, सोना, खेलना अकर्मक क्रिया है। कहने का मतलब क्या है, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है दीपक हंसता है, तो आप यहाँ पर क्रिया कौन सा है? हंसना। हंसना से पहले आपको करना क्या है वो बताते हैं। उससे पहले लगाइए कहाँ, क्यों, कब, कैसे लगाइए। जैसे कि क्यों हंसता है, इसका जवाब कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब पागल है इसलिए हंस रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? मतलब कोई कारण रहेगा तभी तो हर कुछ में उद्देश्य होता है, कारण होता है ना। आप पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि क्यों पढ़ते हैं, अगर इसका आप जवाब नहीं दिए तो आपको पढ़ना क्या है? बेकार है। तो वही बात है, जहाँ पर क्रिया के पहले क्यों, कहाँ, कैसे, कब लगा करके अगर मन में प्रश्न पूछेंगे और उसका जवाब यदि आ गया तो समझिए वह क्या है? सकर्मक है। और जहाँ पर उसका जवाब नहीं आया, जैसे कि दीदी बोलती है, तो हम बोलेंगे इसमें कहाँ पर प्रश्न लगाएंगे? बोलना में, क्योंकि वर्ब में, क्रिया में लगाएंगे ना। तो दीदी बोलती है, तो क्या बोलती है? तो दीदी संस्कृत बोलती है। बात समझ में आ रहा है? आप पढ़ते हैं, तो हम पूछेंगे क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। तो इसका जवाब आ गया ना, तो जवाब आ गया, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अगर हम जैसे कि हम पूछेंगे कि आप क्या पीते हैं, तो उसका जवाब क्या आया? अभी जवाब आया, अभी पानी पी रहे हैं आप? नहीं आया, तो इसलिए इसका मतलब है अकर्मक क्रिया। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, कमल सोता है, तो सोता है तो क्यों सोता है? कोई रीज़न नहीं है। जब रीज़न नहीं निकलेगा तो समझ लीजिए अकर्मक क्रिया है। देखिए, जिस क्रिया, अब अगला चलते हैं हम लोग सकर्मक पर। चलिए, अब ध्यान दीजिए, सकर्मक क्रिया में क्या है? जिस क्रिया का व्यापार फलकर्ता से निकल कर किसी दूसरे वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जहाँ कर्म की आवश्यकता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग छोड़ दीजिएगा, इससे पहले जो अकर्मक है उसको भी छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा। जैसे देखिए, शकुंतला भोजन बनाती है, तो हम बताए थे कि किसी भी सेंटेंस में आप अकर्मक सकर्मक कैसे पकड़िएगा? क्रिया के पहले, यानी कि वर्ब के पहले क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब लगा के जवाब मांगिए। मन में ही जवाब मांगिए। अगर आ गया तो वह सकर्मक, जवाब नहीं आया तो वह अकर्मक। जैसे कि देखिए, शकुंतला भोजन बनाती है, तो इसमें क्रिया कौन है? भोजन क्रिया है। शुरुआत नहीं बताई थी। क्रिया मतलब क्या होता है? काम, जिसके अंत में ना लगा हो। तो बनाती, तो बनाना काम हुआ, तो बनाना में लगाइए कि क्या क्या बनाती है? इसका आंसर आ गया, इसका मतलब ये सकर्मक है। नहीं समझ में आया? अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, तो देखिए पढ़ाता है तो किसको पढ़ाता है? आंसर आ गया ना, इसका मतलब ये सकर्मक होगा। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? चलिए, प्रयोग के आधार पर बताइए आप लोग कि सबसे पहले कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने हैं? अब आप लोग को याद हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग रटिए, नहीं रटिएगा तो याद थोड़ी ना होने वाला है। कुछ चीज़ है जो रटा जाता है, कुछ चीज़ को समझा जाता है। ठीक है, तो लिखा है कि भाषा में जो क्रिया रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित है वह आया, राम गया। अब देखिए, अभी यहाँ रूढ़ शब्द की चर्चा पहले हम आप लोग को नहीं पढ़ाए ना, रूढ़ शब्द नहीं पढ़ा है, इसलिए आप रूढ़ नहीं समझिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं तो देखिए फिर पकड़ में आ जाएगा आपको। लिखा है कि जो क्रियापद दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, जो क्रियापद दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनता है, उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश ने निबंध लिख लिया, नरेश ने निबंध लिख लिया। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इसमें क्या है? दो या दो से अधिक धातु के मेल से जब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें आप परिभाषा को याद रखिएगा। बाकी इस अभी एग्जाम्पल को अभी छोड़ करके चलिए, क्योंकि रूढ़ वाला चर्चा अभी नहीं किए हैं, फिर आगे आपको बताएंगे हम। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है जिस क्रिया का कर्ता स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी को कराता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने गरिमा से पत्र लिखवाया। कहने का मतलब जैसे कि आप
आपको कोई काम दिए और वो काम आप नहीं करके किसी और से करवा करके ले आए, तो ये हो गया आपको प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ गया? वही बात लिखा है कि जब कोई कार्य स्वयं नहीं करके अपनी प्रेरणा से कि किसी अन्य से कराता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे पिताजी ने किससे पत्र लिखवाया? गरिमा नाम के व्यक्ति से अपना पत्र लिखवा लिया, तो ये दूसरे व्यक्ति से काम करवा लिया ना। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? कर्ता के जिस क्रिया को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करते हैं। पूर्वकालिक में क्या है? कोई क्रिया है उसको पहले करके फिर बाद में दूसरी क्रिया करते हैं, उसे हम लोग पूर्वकालिक कहते हैं। जैसे कि अभी आपको बताते हैं, जैसे कि पहले हम आपको बोलेंगे पहले आप घर जाइए, घर जाके खा के तब आइएगा, तो पहले आपको हम 2 काम करने के लिए बोल रहे हैं, पहले खा लीजिएगा और फिर आइएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि देखिए लिखा है जिस क्रिया को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करते हैं, मतलब एक क्रिया पहले करेंगे फिर दूसरी क्रिया करेंगे। जैसे कि अनुराग दूध पीकर सो गया, तो यहाँ पर 2 काम हुआ, एगो काम होगा पीने का, एगो सोने का। तो जब 2 काम हो तो वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आया? याद रखिएगा। आगे है नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। से हाथ हथियाना, आप अपनाना, इसको याद रखिएगा, मुस्ट विव्याय है। आप अपनाना या हाथ हथियाना, ये जो है आपको नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। बात समझ में आ रहा है? हाथ हथियाना और आप अपनाना कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब आप कितना हद तक समझे हैं इसको जरा हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो आइए, आपका पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में, निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सा है? सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, अकर्मक में क्या बात बताए थे, बताइए आप लोग। अकर्मक में हम जो कार्य का कोई मतलब नहीं, बताइए आप, बताइए अकर्मक में क्या बताए थे। देखिए कॉन्सेप्ट बताना होगा आपको, थोड़ा समझ में लाना होगा आपको, ठीक है ना? तो बताइए आप, चलिए आप बताइए। ऐसा सब जिसको करने का मतलब नहीं पता। नहीं, आप तो ये क्रिया की बात बता रहे हैं। अकर्मक क्रिया हम लोग कैसे छांटते हैं? कारण नहीं मालूम, जिस कार्य करते हैं उसका कोई कारण नहीं निकले। बिल्कुल सही बात बताया लड़का। तो कहने का मतलब जिसमें कोई कारण ही नहीं निकले, जैसे कि राम खाता है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है राम खाता है, तो राम खाता है तो इसमें कुछ स्पष्ट हो रहा है कि राम क्या खाता है। तो यहाँ पर खाना, खाता है तो वर्ब है, उससे पहले हम लोग क्या कहाँ लगा करके देखेंगे, क्या खाता है, तो कोई जवाब निकल रहा है। जब कोई जवाब नहीं निकले तो इसका मतलब वो अकर्मक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया कौन सा है, तो रोना, गाना, है ना, खाना पीना। अब जैसे कि देखिए अगर ये खाना पीना रोना है, तो अगर गाना से पहले आप ये क्या लगाइएगा तो इसका आंसर तो आ सकता है ना, क्या गाता है, गाना गाता है, कुछ भी आ सकता है। पीना, क्या पीता है, कुछ भी पीता कुछ भी पी सकता है। क्या खाता है, कुछ भी खाता है। लेकिन क्या रोता है, क्यों रोता है? जवाब नहीं आ सकता है ना। क्यों रोता है नहीं लगाना है, क्या, कहाँ, कब, खास करके उसकी भी यूज होती है। हम बोले हैं ना, वो सही बात है, लेकिन उसका यूज अभी नहीं करना है आप लोग को। आप खास करके 2 ही चीज 3 लगाइए, क्या, कहाँ, कब, कहाँ, बात समझे कि नहीं, कब, क्या, कहाँ, कब, किससे, किसको, ये लगाइए, क्या, कहाँ, किससे, किसको। 4 को याद रखिए, क्या, किससे, किसको। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें बताइए सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है। राम ने रावण को मारा, यानी किसको मारा, रावण को। अब तो स्पष्ट हो रहा है ना। तो ये बात है कि क्या रोता है, कोई जवाब नहीं इसका आ सकता है, इसलिए क्या है, अकर्मक है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब चलिए लिखा है रो चुका किस प्रकार की क्रिया है। देखिए रो चुका, तो कहने का मतलब रो चुका किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको संयुक्त क्रिया है, ठीक है ना, क्योंकि रो चुका तो काम हो गया है ना। यस, काम पहले से ही हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए संयुक्त क्रिया में था ना कि नरेश ने निबंध लिख लिया, तो काम खत्म हो चुका है, इसलिए देखिए रो चुका था, काम हो गया, इसलिए ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गया। राम ने नहाकर भोजन किया, राम ने नहाकर भोजन किया, तो कहता कि इसमें कौन, तो देखिए इसमें 2 काम हो रहा है। राम ने पहले नहाया फिर भोजन किया ना, 2 काम हो रहा है ना। तो पूर्वकालिक क्रिया होगा, उसके पूर्व में कोई और काम किया ना, मतलब भोजन करने से पहले उसके पूर्व में, पूर्व मतलब पहले कोई और काम किया, तो क्या किया, तो नहाने का, इसलिए वहाँ पूर्वकालिक है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पूजा करके तब खाना खाया, तब भी पूर्वकालिक, पहले पूजा के तब ना खाया। देखिए श्याम आम खाता है, बताइए कौन सी क्रिया है, सकर्मक, क्योंकि यहाँ पर कैसे पकड़िएगा आप लोग बताइए, इसका जवाब आ गया, इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया है। और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में रहता है इंट्रांजिटिव
वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव है तो सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव है तो अकर्मक क्रिया। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि चलिए आगे है, निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, इसमें आपको पहुंच गया, क्योंकि पहुंच गया तो काम खत्म हो गया ना। बात समझ में आ गया? समझ पहुंच गया तो काम खत्म हो गया, इसलिए आपको संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आया। फिर लिखा है कौन सी क्रिया विशेषण है? तो देखिए क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है आपको थोड़ा थोड़ा, यानी कि ये विशेष बात बता रहा है कि काम तो हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, यानी कि क्रिया हो रहा है, यानी कि काम कैसे हो रहा है? तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या है? क्रिया विशेषण है। और इसको भी व्याय करके भी आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।